हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि आपको पता भी होगा कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट मुझसे आज पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे खास कर कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहिए, एक एक बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसको मैं इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रख रहा हूं, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको इसको मिस नहीं करना है। आता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो सबसे पहली बात यह आता है कि जो आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। समझ में आया? मतलब आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम किस नामों से जानते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। तो पहले हम इतनी बात लिखते हैं, एक एक बात को समझेंगे, लिखते हुए चलेंगे और उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो मैं यही बात पहले लिख दे रहा हूं कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक और आपको दो बातें इसमें जानना आपको चाहिए। सबसे पहली बात कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। किसके? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। पहली बात आपको यह बात पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत मतलब यह समीकरण किसकी? प्रकाश, ये बात याद रखेंगे, प्रकाश विद्युत कहें या वैद्युत, ठीक है, विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। ये बात आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि ये जो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया, यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। प्रभाव कहें या उत्सर्जन कहें, कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही है। तो इतनी बात समझ के एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो समीकरण है यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये जो समीकरण है ये किस समीकरण पर आधारित है? यह समीकरण किस पर? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। देखिए मैं एक एक चीजों को समझा रहा हूं और उसके साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूं कि ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे जिससे समझ में आएगा टीचर जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमने बात कर लिया कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण
किसे हम कहते हैं, मतलब कैसे हम जाने, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये समीकरण जो है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है और किस पर आधारित है या किस पर निर्भर है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इतनी बात समझ गए। अब आपके पास दो क्वेश्चन आने चाहिए कि सर प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। जाहिर सी बात है, दो क्वेश्चन आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो कि हमने अभी आपको 2-3 दिन पहले ही कराया हुआ है। आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप YouTube पे लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, ये क्लास 12th में नहीं है, क्लास 11th में हमने इसकी पढ़ाई किया हुआ है। यदि आपने नहीं किया है, जानना चाहते हैं, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ब्रदर सर इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। और नहीं जानना चाहते तो कम से कम याद तो कर ही सकते हैं ना कि ये इसके पर आधारित है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब आता है कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश वैद्युत समीकरण में हमें क्या बताया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें इस समीकरण में क्या बताया गया। तो अब हम लिखते हैं आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको समझना होगा और सुनना भी होगा। देखिए, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस समीकरण में ये बताया कि जो प्रकाश होता है ना, वो फोटोन के रूप में गति करता है। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। ये बात याद रखेंगे, फोटोन के रूप में गति करता है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात जानते थे कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, ये बात हम जानते थे। उसके बाद हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, फोटोन जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में तो गति करता ही है और कुछ तरंगों के रूप में भी गति करता है। जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है। और उसके बाद फिर से जो क्या है, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ये दो रूप में गति करता होगा, परंतु जो प्रकाश है ना वो फोटोनों के रूप में ही गति करता है। ठीक है ना, मतलब फोटोन के रूप में प्रकाश गति करता है, इन्होंने ये बताया और उसी पर इन्होंने समीकरण प्रस्तुत किया। तो इतनी बात आपने समझा कि इस समीकरण में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में गति करता है। तो मैं पहले ये बात लिखूंगा कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। सब समीकरण भी हम ज्ञात करेंगे। मैं एक एक चीज लिखते हुए चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आया, लिखते हुए चले। तो प्रकाश है वो फोटोन के रूप में गति करता है। अब आइंस्टीन ने ही बताया कि जब प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है तो जब फोटोन को फोटोन कहें या प्रकाश फोटोन कहें, मतलब प्रकाश मतलब क्या, प्रकाश मतलब फोटोन ही। तो जब फोटोन को हम किसी धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने ये बताया कि जब कोई फोटोन है, ये कोई धातु का सतह है, ये क्या है, धातु की सतह, धातु की सतह है। तो आइंस्टीन ये बताया कि जब किसी धातु की सतह पर फोटोन को, ये फोटोन है मतलब प्रकाश फोटोन है, और प्रकाश फोटोन को हम जब आपतित कराते हैं, जब इस पर हम आपतित कराएंगे तो यहाँ पर दो निम्न कार्य होते हैं। तो यहाँ पे दो निम्न कार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे फर्स्ट। मतलब जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो निम्न दो कार्य होता है। अब वो दो कार्य कौन कौन से होते हैं वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि आइंस्टीन ने हमें क्या बताया कि जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो निम्न दो कार्य होते हैं। अब वो बात हम लिखते हैं, तो हम यह लिखेंगे कि हम ये लिखेंगे कि जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है। आपतित होना का मतलब उस पर पड़ता है। ठीक है, आपतित होता है या टकराता है,
तो निम्न दो कार्य होते हैं, तो वहां निम्न दो कार्य होते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे निम्न दो कार्य होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं निम्न दो कार्य होते हैं। अब वो दो कार्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले निम्न दो कार्य होते हैं। पहला क्या होता है कि ये जो धातु की सतह है ना, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। सबसे पहली बात, इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और कार्य होता है कि जब फोटोन मतलब प्रकाश फोटोन इस पर पड़ता है, तो इसमें से धातु में से इलेक्ट्रॉन तो निकलने लगेंगे, तो कुछ ऊर्जा जो है फोटोन की जो ऊर्जा है वो कुछ ऊर्जा लग जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने में। मान लेते हैं आधा इसकी ऊर्जा लग गई इलेक्ट्रॉनों के निकालने में, और आधी जो ऊर्जा है वो इसकी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में लग जाती है। मतलब आपने समझा, ये धातु का जो प्रकाश फोटोन है ये धातु की सतह पर पड़ रहा है, तो क्या होगा कि जो फोटोन के कारण इसमें क्या होगा, ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और दूसरा एक और काम होगा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी प्रदान होगा, जिसके कारण वो तेजी से गति करेंगे। तो निम्न दो कार्य होते हैं। पहला, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ही हम अर्थात कहने का मतलब क्या है, याद रखेंगे, इसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन अर्थात क्या होता है, यहाँ पे कार्यफलन होता है। जब प्रकाश फोटोन धातु की सतह पे पड़ता है तो पहला यही होता है कि वहां पे कार्यफलन की घटना होती है। कार्यफलन का मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो यहाँ पे जो कार्यफलन फाई नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलता है वो ई म्यू मिलता है, एच म्यू। थोड़ा सा मैं अच्छे से म्यू बना दूं, ये म्यू। ठीक है, तो एच म्यू नॉट ये हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं कार्यफलन से। कार्यफलन फाई इक्वल टू एच म्यू है। एच क्या है यहाँ पे, एच है प्लांक नियतांक, और म्यू क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। तो ये हमें मिलता है धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो यही घटना ही कार्यफलन कहलाता है, और कार्यफलन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा घटना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है, तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में लगता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, यही तो होता है ना, mv², ये mv ऊपर आएगा, mv², यही तो होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मतलब गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv², और जो गतिज ऊर्जा होते हैं ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ev0 के बराबर होता है। तो ये हमें यहाँ से फॉर्मूला मिला कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से दो फॉर्मूले मिले हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। निम्न दो, यहाँ पे हमने क्या बताया, जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो निम्न दो कार्य होगा। पहला कार्य, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा जिससे हमें ये फॉर्मूला मिला, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और mv² इक्वल टू जो होता है, ये जो mv² होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये हमने लिख दिया। तो सपोज दैट ये बात, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड। अब मैं आपसे कहूँ कि देखिए, जब फोटोन, प्रकाश फोटोन इस पर पड़ता है तो जो ऊर्जा है वो दो भागों में बट जाता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये दोनों जब हम जोड़ देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि फोटोनों की कुल ऊर्जा कितनी हुई। तो अब हम यही लिखेंगे, तब फोटोन
की कुल ऊर्जा। तो फोटोन की कुल ऊर्जा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। फोटोन की कुल ऊर्जा को हम लिखते हैं, फोटोन की कुल ऊर्जा को E, और E इक्वल टू हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 + k लिख देंगे, 5 नॉट प्लस k। ठीक है, तो 5 + k हमने लिख दिया। तो इसको हम ध्यान से, इसको हम समीकरण, इसको भी हम समीकरण 3 कर लेते हैं। एक एक बात को समझिएगा। तो फर्स्ट हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। अब चौथा एक और हम समीकरण लेंगे, कहाँ से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा। ये तो हमने फोटोन की कुल ऊर्जा हमने आइंस्टीन के अनुसार हमने इतना निकाला है। और एक और होता है फोटोन की कुल ऊर्जा, तो हम लिखेंगे फोटोन की, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोन की ऊर्जा, फोटोन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं, जो क्या होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोन की जो ऊर्जा होगा वो E इक्वल टू जो क्या होता है h म्यू होता है। क्या होता है, h म्यू होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसको समीकरण हम 4 कर देते हैं। तो इतनी बात समझ गए। ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये फॉर्मूला मिलता है, जो है फोटोन की ऊर्जा जो है E इक्वल टू h म्यू, जहाँ h क्या है प्लांक नियतांक है और म्यू क्या है आवृत्ति है। यहाँ पे बस म्यू लिखा गया है, म्यू मतलब आवृत्ति, और यहाँ पर म्यू नॉट लिखा गया है, म्यू नॉट मतलब देहली आवृत्ति। ये बातें आप याद रखेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और यहाँ पे फोर्थ, इन तीनों के मान को, मतलब पहला, दूसरा और चौथे के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो कैसे, समीकरण थर्ड में रखेंगे कैसे, देखिए E है तो E का मान हम यहाँ से पुटअप कर देंगे h म्यू यहाँ पे, फिर से 5 है तो 5 के मान को h म्यू नॉट यहाँ पे पुटअप करेंगे, और जो k का मान है वो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो हम यही बात लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। और जब हम समीकरण 3 में रखते हैं तो अब देखिए हमें क्या मिलता है। जब हम 3 में रखते हैं तो ये तो समीकरण 3 क्या है, E इक्वल टू 5 + k, यही तो है। अब देखिए E का मान हम यहाँ से रखेंगे h म्यू, तो h म्यू हमने लिख दिया। फिर से 5 का मान हम यहाँ से रखेंगे तो h म्यू नॉट हमने लिख दिया। फिर से k का मान हम यहाँ से लिखेंगे हाफ mv²। ठीक है, अब ये देखिए h म्यू है, इधर क्या है प्लस में है, इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो यहाँ से केवल हाफ mv² का मान जो होता है, हाफ mv² का जो मान आएगा, ये h म्यू है तो h म्यू हमने लिख दिया। और ये h म्यू इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस आएगा ना, तो इधर आ गया तो ये h म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक समीकरण हमें यहाँ पे मिला, ये जो समीकरण, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, इसी समीकरण को प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत, पूरा हम लिख देते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसी को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो हाफ mv² के जगह पर हम v0 भी लिख सकते हैं, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। तो अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, केवल हाफ mv² की जगह पर E0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था हाफ mv² E0 के बराबर होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं या ये भी। तो ये है प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया है हमने सिंपल वे में आपको सब कुछ एक एक करके बताते गए हैं और लिखते हुए चले हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है
तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का, बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।